अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केट ट्रैप एंड सेव योर कैपिटल। आप लोगों का एक सवाल था कि जब हमारे पास कोई स्विंग ट्रेड हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके दरमियान किस तरह का प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से बात की जाए। और ये बात की जाए कि अगर कोई स्टॉक 490 पे या 410 पे जाता है, यानी कि 490 पे और अचानक 410 पे चला गया है, तो इसके दरमियान ये जो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आया है, ये किस तरीके से कैटर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है और ये क्या है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप स्टॉक्स को खरीदें और बेचें। आम तौर पर जब कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए आप इन स्टॉक्स को खरीद कर बेचते हैं तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसका फोकस बिजनेस की ग्रोथ देखना नहीं होता। यहाँ पर आप प्राइस की जो मूवमेंट होती है उनको देख रहे होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो हैं वो चार्ट को देख रहे होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और तेज़ मूव से प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स का माइंडसेट होता है वो होता है कि प्राइस से फ़ायदा उठाया जाए और स्टॉक से अटैचमेंट ना रखी जाए। अब अगर हम ये देखें कि इसके बिलमुकाबिल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें लोगों का माइंडसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरीके से वर्क करती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को खरीद कर सालों तक होल्ड करना। इसमें जो इन्वेस्टर है वो डेली प्राइस नहीं देखते, बल्कि वो बिजनेस की ग्रोथ को देखते हैं, उसकी अर्निंग्स को देखते हैं, उसके डिविडेंड को देखते हैं और कंपाउंडिंग पर फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो प्राइस है वो गिरना, जब प्राइस फॉल करती है, है, तो वो पैनिक नहीं होते इस सिचुएशन में, बल्कि वो इस पॉइंट पर जो है वो अकोमोलेशन का मौका ढूंढते हैं और उसमें अकोमोलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि खरीदना शुरू कर देते हैं। ये लोग जो है वो बिजनेस अच्छा हो तो वक्त प्राइस को उसके अकॉर्डिंगली देखकर फौरी तौर पर परचेज करने वाला मेथड जो है उसको फॉलो करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इन तमाम सिचुएशंस में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे बात कर लेते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफिट जो है वो आपको जल्दी मिल सकता है, कैपिटल जो है वो फास्ट रोटेट होता है और वॉलेटाइल मार्केट्स में भी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं आपको। साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट जो होती हैं उसमें जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से ज़्यादा कमा लेते हैं। अगर डिसिप्लिन और स्किल की बात हो तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो है वो एक रीजनेबल रिटर्न जो है वो पॉसिबल हो जाता है। और इसके अलावा अगर इसके नुकसानात की बात की जाए स्विंग ट्रेडिंग की, तो वो ये हैं कि इसमें जो इमोशनली जो है वो एक बहुत डिमांडिंग जॉब है। यानी आप इसमें एक एक जो प्राइस है उसकी वजह से अप एंड डाउन जो प्राइस में आ रहा होता है वो आपको इमोशनल स्ट्रेस दे रहा होता है। गलत टाइमिंग हो या गलत एंट्री हो तो वो आपको बहुत तेज़ी से ले डूबती है। इसमें रोज़ आपको चार्ट्स को देखना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ता है। किसी बाज़ात आप हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि इसमें आप प्रॉफिट लेके निकलें, बहुत बार आपको इसमें लॉस करना पड़ता है। ब्रोकरेज, टैक्सेस, ओवर ट्रेडिंग जो है वो आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अक्सर जो है वो लॉन्ग टर्म रैलीज में जो है वो काफ़ी को मिस कर देते हैं, तो फिर वो उसमें गलत एंट्री की वजह से बहुत सारे लोग उसमें स्टक भी हो जाते हैं मंथ्स के लिए। और अगर आप किसी गलत स्टॉक में फंस जाएं तो फिर ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है और फिर आपको किसी न किसी पॉइंट पे लॉस को बुक करके ही निकलना पड़ता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके फ़ायदों में सबसे ज़्यादा जो अहम फ़ायदे हैं वो यही है कि इसमें एक पीस ऑफ माइंड जो है वो आपका मेनटेन रहता है। यानी इसमें स्ट्रेस लेवल जो है वो कम है, क्योंकि आपने डेली लेवल पर जो पैनिक सेलिंग और बाइंग हो रही है उसको फॉलो नहीं करना होता है। इसमें जो कंपाउंडिंग है वो एक पावरफुल टूल की तरह साबित होता है। डिविडेंड यानी कि जो हम ड्रिप की बात करते हैं, जिसमें आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने ही स्टॉक्स को बाय करने में, तो वहाँ पर आपकी जो रियल वेल्थ है वो बन रही होती है। और इन्वेस्टर्स का जो डेली मार्केट टाइमिंग की टेंशन है वो नहीं होती।
हिस्ट्री ने यही बात हमें दिखाई है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपकी वेल्थ क्रिएशन करती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो जाते हैं और आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसके नुकसानात क्या हैं, तो इस स्ट्रैटेजी में जो कैपिटल है वो लंबे अरसे के लिए आपका स्टक हो जाता है, यानी आपके पास जो भी अमाउंट थी वो उसमें लॉक हुई भी होती है ईयर्स के लिए। शॉर्ट टर्म में जो प्राइस के अंदर एकदम से कह लें कि डाउनफॉल आता है या कह लें कि गिरावट आती है, उसमें आपको इमोशनली थोड़ी सी मुश्किलात देखनी पड़ सकती हैं। ख़ास तौर पर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े पैनिक कर जाते हैं कि स्टॉक नीचे की साइड पर क्यों जा रहा है। कभी कभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, लेकिन ये नुकसानात सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हैं या वो एसआईपी प्लान टाइप की, यानी कि वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं और इम्पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये नुकसानात हैं। अदरवाइज आप इन नुकसानात से ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। ये आपके माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, अब आप लोगों का एक सवाल था कि रियल मार्केट सिचुएशन किस तरीके से वर्क कर रही होती है। ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, बहुत अलग अलग तरीके से सब लोगों ने पूछा, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने पर्टिकुलरली एग्जाम्पल दे के पूछा था, तो मैं उसी एग्जाम्पल को कोट कर लेती हूँ। तो अगर इस केस में देखें कि जहां हम लकी सीमेंट की या मिज़ान बैंक की बात करें कि जहां प्राइस तेज़ी से जो है वो 410 से 490 और 95 तक गई, फिर जो है मार्केट में एक्साइटमेंट आई, यानी कि फोमो आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो गया, लोगों ने बिना सोचे बाय करना स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि प्राइस वापस 410 415 पे आ गया। तो ये पीएसएक्स का एक बहुत ही कॉमन और क्लासिक रैली वाला पॉइंट है जहाँ पे करेक्शन भी आपको देखने को मिल रही होती है। अब इसके अंदर क्या किया जाए? प्राइस जब 490 से नीचे आया, क्यों आया सबसे पहले ये देखते हैं। प्राइस इसलिए गिरा क्योंकि स्टॉक जो था वो ओवरब्रॉट हो गया था, यानी आरएसआई जो है वो हाई था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। कोई ऐसी अर्निंग्स या न्यूज़ नहीं थी जो इतनी हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती। बड़े इन्वेस्टर्स जो थे और इंस्टीट्यूशंस जो थे अक्सर स्ट्रेंथ पर सेल कर देते हैं, जिससे जो करेक्शन है वो आ जाती हैं। प्राइमरी और टेम्परेरी तौर पर जो फंडामेंटल्स हैं वो उससे आगे चली गई है। तो यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब आपके स्टॉक्स इतनी हाई पॉइंट पे जाते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर उस सिचुएशन को देख रहा है कि मैंने अपनी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किए में ये जो प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर गई है, ये मेरे स्टॉक को इस पॉइंट पर, इस साल में, इस मंथ में जस्टिफाई नहीं करती, तो वो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और फिर जब प्राइस डाउन पे आती है तो अगेन वो उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें ये नहीं होता कि आप अपने सारे स्टॉक बेच दें, इसमें कितना रिस्क लेना है वो आप पर खुद पर डिपेंड करता है। अब अगर हम ये देखें कि स्विंग ट्रेडर इस सिचुएशन में क्या करते हैं। स्विंग ट्रेडर के लिए एक तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि जब 490 से 500 का रेजिस्टेंस जोन पर आया, उस टाइम पर वो पार्शियल सेलिंग कर देते हैं। और हाई पर जो चेस करना बहुत गलत होता है, यानी कि बेसिकली इस पॉइंट पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जब आप देख रहे हो कि ऑलरेडी एक स्टॉक 490 तक चला गया 410 से, तो इस पॉइंट पे एक नई एंट्री बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उस स्टॉक ने दोबारा उस पॉइंट तक पहुंचने में साल लगा देने और बाज़ौकात लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप बहुत अरसे तक जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जब भी प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अराउंड आए, रेजिस्टेंस के अराउंड पे आपने बाय नहीं करना और सपोर्ट के अराउंड पे आपने बाय करना है। यानी जो सपोर्ट जैसे कि 410 या 420 है, तब आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। और स्विंग ट्रेडर्स का यही रूल होता है कि वो स्ट्रेंथ पर सेल कर देते हैं और वीकनेस पर बाय कर लेते हैं। अब इस केस में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसको देखते हैं हम, कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो ये है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अकोमोलेशन का मौका समझते हैं, पैनिक सेल नहीं करते हैं, नॉइस को इग्नोर करते हैं, इसलिए वो वॉलेटिलिटी उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन की तरह एक्ट करती है, यानी कुछ ना किया जाए वाली सिचुएशन। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए एक बात जो है वो यही होती है कि वो वॉलेटिलिटी के ऊपर वर्क नहीं करते, वो कंपाउंडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 490 पर सेल करना बिल्कुल सही डिसीजन है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करना बिल्कुल ठीक है। दोनों स्ट्रेटेजी सही हैं, लेकिन सिर्फ तब जब डिसिप्लिन को आप साथ फॉलो कर रहे हैं। मसला तब होता है जब इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्विंग ट्रेड करे या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे। अब यहाँ पर
आगे चल के हम देखेंगे कि आप इसमें क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेंजरस गलती है वो यही होती है कि आप जब बाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की नीयत से, आपने एक स्टॉक को इसलिए ख़रीदा कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और जब प्राइस गिरी तो आपने पैनिक में आके स्विंग ट्रेडर बन गए और उस स्टॉक को जिसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया था, अब आप उसको स्विंग के तौर पे एडजस्ट करें। इस तरह जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी प्रॉपर स्विंग कर नहीं पाते और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी उनको हासिल नहीं हो पाते, यानी एक साथ दो कश्तियों में सवार होने की कोशिश पे हम दोनों जगह से डूब जाते हैं, और उसमें डूबना क्या है, हमारा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम स्विंग ट्रेड के हवाले से आप देखें तो आप अपने आप से क्या सवालात कर सकते हैं। अगर आप देखें, आप अपने चार्ट्स को डेली मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप अपने चार्ट्स को जो है वो डेली मॉनिटर कर सकते हैं, फास्ट डिसीजन ले सकते हैं उसके हिसाब से, अपने स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हैं उसके हिसाब से, तो फिर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं। अगर आप कह लें कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड मैटर करता है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप रेगुलर इनकम इन्वेस्ट कर सकते हैं हर मंथ तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप जो है वो थोड़ा सा जो 5 से 10% की डाउनग्रेड आती है, मार्केट के अंदर करेक्शंस आती हैं, उसको बेयर कर सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो आप फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप स्विंग ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और आप जब इवन दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये सोचना है कि किस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म की नीयत से ले रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टॉक, मतलब फॉर एग्जांपल आपने मिज़ान बैंक लिया तो आप उसके अगर 50 शेयर्स खरीदते हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये 50 शेयर्स मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं और फर्दर 50 शेयर जो मैं ले रहा हूँ ये मैं स्विंग ट्रेड के लिए ले रहा हूँ। तो आप एक ही स्टॉक के अंदर स्विंग एंड लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो गोल है, जो माइंडसेट है, वो आपका खरीदते वक्त सेट होना ज़रूरी है, ताकि उसके हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। अब अगर एक स्मार्ट हाइब्रिड स्ट्रेटेजी देखी जाए तो वो क्या हो सकती है। PSX जैसे मार्केट में जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि कैपिटल को डिवाइड कर लिया जाए। 70% जो पैसे हैं वो लॉन्ग टर्म के कोर स्टॉक्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि लकी सीमेंट, मिज़ान बैंक, OGDC, FFC। इन तमाम कंपनीज़ के जो भी फंडामेंटल एनालिसिस हैं, यानी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को आपने खुद पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, उसकी रेशोज़ को देखना है और उसमें इन्वेस्ट करना है कि ये बिज़नेस फ़ायदेमंद है या नहीं। और उनको आप कैसे देख सकते हैं उसके हवाले से हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं, आप वहाँ से जाकर भी उनको देख सकते हैं और उसके हिसाब से इन कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और बाकी स्टेटमेंट्स को रीड करके अपनी रेशोज़ को देख सकते हैं। और ये जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन है ये आपने खुद लेना होता है। दूसरी बात कि अगर स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से बात की जाए तो फिर आप ऐसे स्टॉक्स देख सकते हैं जो साइडवेज में वर्क कर रहे हो या फिर जिनकी एक रेंज बन चुकी है और आपने देखा है कि पिछले 3 साल 4 साल में एक रेंज में ही ऊपर जाते हैं और फिर दोबारा नीचे आ जाते हैं। सो आप उसके अंदर बहुत इजीली उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से देखकर अंडरस्टैंड करके 2-4 स्टॉक्स सेलेक्ट कर लें और उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए इन्वेस्ट करते रहा करें। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जब प्राइस जंप आता है उसके दरम्यान में आप किस तरीके से एक फास्ट जंप आते हैं उसको किस तरीके से देख सकते हैं। तो हर रैली पर आपने ना ये कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। क्या ये अर्निंग सपोर्ट कर रही हैं? क्या जो मतलब इस वक्त करंट अर्निंग्स हैं वो इस जो रैली आई है, जो प्राइस जंप आया है, उसको जस्टिफाई करती है या नहीं? क्या जो RSI है वो ओवर हीटेड तो नहीं है? क्या वॉल्यूम अनयूजुअल तो नहीं है? क्या प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के पास है? अगर ये तमाम जवाब आपके येस में हैं तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपना स्मार्ट डिसीजन मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर हम इस तमाम को एक फाइनल समरी के तौर पे देखें तो वो क्या हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, स्ट्रेस और रिस्क ज़्यादा होता है, स्किल बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सालों के लिए होती है, स्ट्रेस कम होता है, वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। दोनों का रोल अलग अलग है और आप अगर दोनों में अगर वर्क करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर किस्म की जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो होना बहुत ज़रूरी है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो गेम है वो टाइमिंग की होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो जो आपका मेन रोल होता है वो यही है कि आपका माइंडसेट और आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।